हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने 2011 का हम क्या कर रहे थे, PYQ सॉल्व कर रहे थे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें हमने स्टार्ट क्या किया था, कौन सा जून 2011 का, ठीक है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम बाकी का 30 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि हम लोग कर लें, ठीक है, ताकि जून का आज हमारा 2 क्लास में टोटल हमारा जून वाला जो 2011 का है PYQ वो कंप्लीट हो जाए। देन हम शिफ्ट करेंगे कब, मतलब दिसंबर वाला, ठीक है। और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, मैं दोबारा कहूँगी वो क्लासेस जा करके देख लीजिए। वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब हम लास्ट टाइम पे हमारा जब एग्ज़ाम हो और हम PYQs MCQs सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आपको सारे PYQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है यार, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब उपन्यास मैंने आपको बताया था, उसमें चतुर्सेन शास्त्री जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हो जाते हैं, जिनके सभी उपन्यास हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, ये बहुत महत्वपूर्ण जो उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री के, ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री के बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो चतुर्सेन शास्त्री कौन से युग के उपन्यासकार हैं, तो ये प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, ठीक है, प्रेमचंद्र युग के। तो और प्रेमचंद युग के और कौन कौन से आते हैं, शिव पूजन सहाय आते हैं, हमारे पांडे बेचन शर्मा उग्र आते हैं, ऋषभ चरण आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, चतुर्सेन शास्त्री आती हैं, सियाराम शरण गुप्त आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और निराला जी आ जाते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये सारे क्या है हमारे प्रेमचंद युग के उपन्यासकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो इनका हमें क्या क्रम बताना है। अब हमें चतुर्सेन शास्त्री के अगर उपन्यास पता है तो हम इजीली बता सकते हैं। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। सबसे पहले जो आती है हमारे चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास जो है वो आती है हृदय की परख। अब देखो यहाँ B और C D इन तीनों में ही पहला ऑप्शन हृदय की परख नहीं है, तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे। हमारा ये अपने आप सही हो गया है ना। हृदय की परख सबसे पहले आती है जो कि है 1918 की। हृदय की प्यास जो है वो क्या है 1931 की है। किसकी है, 1931, जिसमें अवैध संतान और प्रेम का वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या आते हैं, हृदय की प्यास के बाद आता है व्यभिचार। क्या आती है, व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार। उसके बाद क्या आता है, अमर अभिलाषा आती है। अमर अभिलाषा कब की है हमारी, तो अमर अभिलाषा का समय है 1933। और आत्मदाह का क्या है, तो 1937। इसके बाद और कौन कौन सी हैं, देखो एक बार चतुर्सेन शास्त्री के और उपन्यास देख लो। हृदय की परख, हृदय की प्यास, फिर आ जाएगी व्यभिचार, फिर आता है अमर अभिलाषा, फिर आता है आत्मदाह, फिर क्या आता है वैशाली की नगरवधू। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है वैशाली की नगरवधू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसका है, चतुर्सेन शास्त्री का है, ठीक है। जिसके केंद्र में क्या है, अम्बपाली है, अम्बपाली। ये प्रश्न आया हुआ है कि अम्बपाली कौन से उपन्यास के केंद्र में है, तो वो किस में है, वैशाली की नगरवधू में, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, मंदिर की नर्तकी, और वयम रक्षामः एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। वयम रक्षामः किसकी है, चतुर्सेन शास्त्री की। तो ये जो 5-6 उपन्यास मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम। अब हमें कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी में देखो कफन आएगा, ग्राम पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टर। तो कफन सबसे पहले देखो, कफन किसका है, तो कफन किसका है, प्रेमचंद का है। किसका, प्रेमचंद का आता है। हाँ देखो कफन किसका है, प्रेमचंद का है। ग्राम जो जयशंकर प्रसाद का है। पाल गोमरा का स्कूटर किसका है, उदय प्रकाश का। और डिप्टी कलेक्टर किसका है, अमरकांत का। और प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद क्या, हमारे प्रसाद युग, ये जो है कफन जिसका है प्रेमचंद, यहाँ है ना, ये प्रसाद युग कहानी के हैं, प्रसाद युग के, ठीक है। इनका समय क्या है, प्रेमचंद का समय तो सभी को पता होगा। देखो सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म तो सबको पता है कब का है, 1880, है ना। अब देखो जो प्रेमचंद है उनकी कुछ जो कहानियां हैं, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा हो गया, पंच परमेश्वर हो गया,
और बहुत सारी हैं इनकी, तो शतरंज के खिलाड़ी हो गया या फिर सुजान भगत हो गया, बहुत दो बैलों की कथा हो गया, ये सारी कहानी हमने कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद की पढ़ी, सॉरी प्रेमचंद की पढ़ी है। उसी में एक महत्वपूर्ण आती है हमारी कफन, जिसका समय है 1936 ईस्वी। तो 1936 जो है कफन का सबसे पहले 1936, और ग्राम जो है किसकी, ग्राम किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि कब की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। आपको पता होनी चाहिए कि ग्राम जो है, ये ग्राम कहानी कहाँ प्रकाशित है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। ठीक है, अब कुछ जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियां आप लिख लो। सबसे पहले देखो आएगी हमारी छाया, छाया है, प्रतिध्वनि है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, कोई ट्रिक बना लो जयशंकर प्रसाद की कहानियां याद करने की। ये जो कुछ हैं, सबसे पहले देखो छाया होती है, प्रतिध्वनि, आकाश में आंधी आती है, और फिर इंद्रजाल से थोड़ा इंद्रधनुष को कनेक्ट करके इस तरह से याद कर लो। ठीक है, पूरा एक सीनरी टाइप बन गया ना, तो ये देख लेना। और इनकी जो थोड़े पात्र वगैरह देख लेना, या फिर इसके फैक्ट्स देख लेना थोड़ा। जैसे ग्राम का मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ इंदु पत्रिका में प्रकाशित है ना। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा हमारे। सबसे पहले आएगा ग्राम आएगा, जो कि कब की है, ग्राम है हमारी कब की, तो ये है हो गई हमारी 1911 की है ना, 1911 बताया था ये, हाँ ये रहा 1936, डिप्टी कलेक्टर 1956, ये 1957 की, 97 की। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद कर लेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नाटकों का सही अनुक्रम बताना है हमें। किसका, नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या, राजश्री, खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क और भारत दुर्दशा। अब सबको इतना तो पता है कि कोणार्क किसकी है और भारत दुर्दशा किसकी है। ठीक है, और राजश्री भी सबको ही पता होगा। देखो भारत दुर्दशा हो गई हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जो कि सबसे पहले तो आएंगे ही आएंगे, ये बहुत ऑब्वियस था, सबको होता है। भारत दुर्दशा जो है सबसे पहली रचना है इनकी, मतलब कि जो इनमें से है पहले, सबसे पहले नाटक 1880 ईस्वी का भारत दुर्दशा है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये प्रसाद पूर्व युग क्या है, पूर्व युग है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र कब के हैं, प्रसाद पूर्व युग के हैं ना नाटककार। अब देखो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके नाटक से दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, ये इनका मौलिक नाटक कौन सा है, और दूसरा पूछा जाता है कि इनका अनुदित नाटक कौन सा है। अनुदित यानी जिनका उन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, प्रथम जो अनुदित नाटक है वो कौन सा है, विद्या सुंदर है। ये जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ वो लिख लीजिए, इसमें जो लिखा है ये तो आप खुद भी देख सकते हैं ना। अभी लास्ट टाइम पे रिवीजन में मैं क्या करा रही हूँ कि आपको थोड़ी चीजें, मतलब कि पिछले जो चीजें आपने पढ़ी होंगी नाटक वगैरह आपने पढ़ा तो होगा, उसको मैं सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो चीजें आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनका जो मौलिक नाटक है उसमें सबसे पहले कौन कौन से आ जाते हैं वो देख लो। सबसे पहले आता है हमारा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। ठीक है, इसके बाद आता है विषस्य विषमौषधम, विषस्य विषमौषधम, यहां लिख नहीं रही हूँ प्रॉपर, आप देख लो। ठीक है, फिर आता है इनका प्रेम जोगिनी आता है, उसके बाद आता है भारत दुर्दशा आती है, फिर आता है नील देवी आता है, फिर क्या आता है अंधेर नगरी आती है, उसके बाद क्या आता है सती प्रताप होता है। क्या होता है, सती प्रताप। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये कुछ इनके मौलिक नाटक हैं। और वहीं पे इनके अनुदित नाटक, देखो ये क्वेश्चन ना आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र से, और फिर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाटक है। थे चारों नाटक भारतेंदु के ही, पर पूछा गया था कौन सा अनुदित है और कौन सा मौलिक है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। इनके अनुदित नाटक में क्या क्या आ जाते हैं, रत्नावली आती है सबसे पहले, फिर आता है विद्या सुंदर, फिर आता है पाखंड विडंबन, फिर क्या आता है धनंजय विजय, क्या आता है धनंजय विजय आता है, फिर आता है मुद्रा राक्षस, उसके बाद आता है दुर्लभ बंधु, एक है कर्पूर मंजरी है, क्या है कर्पूर मंजरी है, और एक क्या है सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। ठीक है, समझ गए, ये इनकी क्या है, ये है इनकी कुछ अनुदित नाटक। ठीक, आगे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी।
इनके सन आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रंथों का हमें अनुक्रम बताना है। सबसे पहले काव्य प्रकाश, दश रूपक, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, नाट्य शास्त्र। आप सभी को पता है, जिसने भी पढ़ा होगा, नाट्य शास्त्र किसका है, तो भरत मुनि, जो कि कब के हैं, ये है दूसरी शताब्दी के हैं, दूसरी शताब्दी के हैं। कब के हैं, दूसरी शताब्दी। तो इनका जाहिर सी बात है, इनकी जो ग्रंथ है इनका पहले आएगा, सबसे पहले भरत मुनि का ही है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र देखो सबसे पहले कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है। कहाँ है, बी, नाट्यशास्त्र है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसका है, तो ये वामन का है, जो कि 9वीं शताब्दी के। और दश रूपक किसका है, धनंजय का है। किसका, धनंजय। और काव्य प्रकाश किसका है, तो ये आ जाते हैं मम्मट, जो कि 12वीं शताब्दी के। तो देखो काव्य शास्त्र में ना या तो आप ग्रंथकार याद कर लो, या फिर उनका मतलब कि ग्रंथ का समय याद कर लो, ठीक है, एक ही बात है। अगर जैसे आपने याद कर लिया कि भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं, या फिर हमारे वामन हो गए वो 9वीं शताब्दी के हैं, दंडी हो गए 6ठी 7वीं शताब्दी, इस तरह से क्या करना है, अगर आप याद कर लेते हो तो सेम आपका अगर क्रम से आता है, वहां से हमारे भारतीय काव्यशास्त्र से अगर प्रश्न आता है क्रम वाइज आता है, जैसे ये क्रम वाला प्रश्न था, तो ये आपका 100% सही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताना है अब हमें, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद, इसका आप जाहिर सी बात है आपके उसमें है, सिलेबस में है, बाकी सारे नहीं है ना। अरे यायावर रहेगा याद किसका है, अज्ञेय का है। दूसरा कौन सा है, देश विदेश किसका है, तो देश विदेश जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। देखो अब यात्रा वृतांत है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, कुछ ही है मेरे हिसाब से, पर देखो जो इम्पोर्टेंट थे, अज्ञेय हो गए, दिनकर हो गए, नागेंद्र, विष्णु, सिर्फ उन्हीं के पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि क्या हम इतने सारे हैं तो सब याद करें, तो सब अगर आपके पास टाइम नहीं भी है याद करना, तो कोशिश करो कि कम से कम उनको तो याद कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रचनाकारों का सही अनुक्रम ही ये भी है, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा। अब इनका देखो सन देख लो एक बार, भगवती चरण वर्मा का सन है 1903 से 1981, हरिवंश राय बच्चन 1907 के हैं, अज्ञेय जी 1911 के हैं, और नरेंद्र शर्मा 1913 के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाओं का सही अनुक्रम। अब हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिले हैं वो जो रचनाएं हैं उनका अनुक्रम बताना है। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी देखो कहाँ है, रुको, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर, अज्ञेय। अब इनमें से सबसे पहले तो कुंवर नारायण की कौन सी रचना है जिसके लिए मिला है, तो इनको संपूर्ण साहित्य के लिए, आपको पता है संपूर्ण साहित्य के लिए बाद में मिलने लगा था, पहले जो वो जो रचना होती थी उनके लिए मिलता था, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि संपूर्ण साहित्य के लिए हमारा ये जो ज्ञानपीठ था वो मिलने लगा था। मैंने जब आपको पुरस्कार कराए थे तो ये चीजें बताई थी, है ना। तो वहां से कुंवर नारायण तो जाहिर सी बात है कि ये फिर आखिरी में ही आएंगे, स्टार्टिंग में तो नहीं आएंगे, है ना। और निर्मल वर्मा भी हो जाएंगे ऐसे ही। सबसे पहले अब ये था कि दिनकर को मिला था या अज्ञेय को मिला था, ठीक। तो सबसे पहले मिला था दिनकर को, उर्वशी के लिए मिला है। और कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला है, अज्ञेय की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। दोनों ही आपको कम से कम इनका प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय सही अनुक्रम इसमें भी देखना है। भारतेश्वर, बाहुबली राज, स्थूलीभद्र राज, नेमिनाथ राज, संगीत रत्नाकर। तो इनमें से इनका प्रकाशन वर्ष और रचनाकार देखने हैं। तो सबसे पहले भारतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है, तो भारतेश्वर बाहुबली राज जो है वो शालिभद्र सूरी की है। किसकी है, अगर खैर ये तो आदिकाल वाला वो वहां से क्वेश्चन आया है, वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली राज की कौन सी रचना, भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है, तो यह है शालिभद्र सूरी। और स्थूलीभद्र राज के कौन है, जिन धर्म सूरी। मैं इन दोनों में ही कंफ्यूज रहती थी, तो थोड़ा सा ना कोई ट्रिक देख लो जिससे आपको याद हो जाए। स्थूली से हो जाएगा जिन धर्म और भारतेश्वर से हो जाएगा शालिभद्र, ठीक है। नेमिनाथ राज का क्या है, तो नेमिनाथ राज का सुमति गणी,
क्या है, सुमति गढ़ी। और संगीत रत्नाकर का क्या है, शारंग देव। क्या है, संगीत रत्नाकर शारंग देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी अनुक्रम वाला ही है। इंद्रधनुष रौंदे हुए सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में वाजश्रवा के बहाने। अब इनमें से आपको कौन कौन सी पता है और कौन सी नहीं पता है, तो उनको थोड़ा सा देखो। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ये किसका है, तो ये है अज्ञेय का है। सीढ़ियों पर धूप, ये रघुवीर सहाय की है। नए इलाके में अरुण कमल की है। और वाजश्रवा के बहाने जो है किसके, कुंवर नारायण। यहाँ से आप प्रकाशनवश देख सकते हो और याद कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन करना है। अब कुछ सूत्र है और हमें बताना है किसने क्या सूत्र दिया है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, बहुत ही फेमस सूत्र कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आया हुआ है। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यविच्छान रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्य। चारों ही सूत्र बहुत बेसिक है, सभी बच्चों को पता होता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है, तो ये है भामह का है। और ये मैंने शायद 2010 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो ये किसकी है, दंडी ही है। किसकी है, दंडी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये किसकी है, जगन्नाथ। एक मिनट, हाँ ये जगन्नाथ की है। ठीक, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी है, तो विश्वनाथ की है। और कुंतक की क्या है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सुमेलित करना है। अभिव्यंजनावाद किसने दिया था, अंतश्चेतनवादी, यथार्थवाद, स्वच्छंदवाद और संप्रेषण। तो अभिव्यंजनावाद किसका है, तो ये क्रोचे का हो जाएगा। सॉरी, अंतश्चेतनावादी किसका हो जाएगा, ये है D.H. लॉरेंस का। ये वाला अगर नहीं पता है तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, स्वच्छंदवाद है हमारा वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा। और संप्रेषण किसका हो जाएगा, रिचर्ड्स का हो जाएगा। रिचर्ड्स कहाँ है, ये रिचर्ड्स। इलियट का क्या हो जाएगा, निर्व्यक्तिकतावाद। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अगर वैसे तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निबंधकार और कृतियों का सुमेलन करना है। हमें देखना है निबंध कौन से और निबंधकार कौन है। ठीक, कुबेरनाथ राय का बहुत 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 बार पूछा हुआ है। प्रिया नीलकंठी किसका है, कुबेरनाथ राय का। बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो देख के चलना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, भीष्म को क्षमा नहीं किया। और विद्यानिवास मिश्र का क्या हो जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि आपके सिलेबस में है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चिंतामणि के 4 भाग जो है वो भी आपको देख के चलना है। ठीक, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। उपन्यास और उपन्यासकार देखो, पुनर्नवा, कब तक पुकारो, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप। अब ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, याद नहीं भी होगा तो भी सुना तो होगा ही। ठीक, यशपाल का जो है सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यशपाल का देखो, पुनर्नवा सबसे पहले किसका हो जाता है, पुनर्नवा हो जाता है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कब तक पुकारो किसका था, रांगे राघव का था ना। हाँ, भूले बिसरे चित्र था भगवती चरण वर्मा का। और मनुष्य के रूप में किसका है, यशपाल का है। और अमृतलाल नागर का क्या है, बूंद और समुद्र। देखो अमृतलाल नागर के ना उपन्यास से क्रम भी पूछा जाता है। उपन्यास से क्या क्रम पूछा जाता है, अमृतलाल नागर से और उपेंद्रनाथ अश्क से। तो इनके क्रम थोड़े से देख लेना। अमृतलाल नागर देखो, अमृतलाल नागर के मैं थोड़े से बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाता है इनका महाकाल आता है, इनका क्रम में आता है, इसलिए थोड़ा शुरू के क्रम देख के चलना। फिर आता है सेठ बांकेलाल, फिर आता है बूंद और समुद्र, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। उसके बाद क्या आता है, शतरंज के मोहरे बहुत बार पूछा हुआ है। और सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर आप देखेंगे आगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर क्या है, अमृत और विष है, अमृत और विष। फिर क्या है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा है, मानस का हंस, एकदा नामिशारण्य, नाचो बहुत गोपाल, खंजर नयन, बिखरे तिनके। ये कुछ इनके उपन्यास है जो मैंने क्रम से बताया है, तो आप इनको क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देख लो क्या है, 3 सी। मैंने टिक तो कर ही दिया था। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
हमें पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था पत्रिकाएं आप जरूर देख लें। यहाँ देखो, यहाँ ही देख लो डायरेक्ट, वहां क्या देखो। वागर्थ किसका है? विजय बहादुर का है। नया ज्ञानोदय किसका है? रविंद्र कालिया का है। वसुधा किसका है? कमला प्रसाद का है। और रंग प्रसंग किसका है? तो ये प्रयाग शुक्ल। देखो, अगर सारी की सारी पत्रिकाएं हमको नहीं भी याद हो रही है ना, वो पत्रिकाएं जरूर याद कर लो जो आपसे ऑलरेडी पूछी गई हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कहानीकार और उनकी कहानियों को सुमेलन करना है, हमें इनका मैच करना है, ठीक है। देखो, उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। उषा प्रियमवदा की कौन सी रचना है? तो वापसी क्या है? उषा प्रियमवदा की क्या है? कहानी है। मनु भंडारी की क्या है? अकेली क्या है? मनु भंडारी। कृष्णा सोबती का क्या है? सिक्का बदल गया, जो कि आपके सिलेबस में। निर्मल वर्मा का क्या है? परिंदे, ठीक है। आद्रा किसकी है? तो ये मोहन राकेश की है। आप यहां से देख लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। जिधर अन्याय है उधर है शक्ति। ये राम की शक्ति पूजा से जो है, ये वाली पंक्ति कि यहाँ से है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है ना। और ये कौन कहते हैं? ये प्रभु श्री राम कहते हैं ना। संवाद में श्री राम का आता है, ठीक है। क्या लिख रही हूं मैं? ये राम कहते हैं ना, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। किसमें? राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा है किसकी? तो ये है निराला की। निराला की हो जाएगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्ति है वो कामायनी से ली गई है। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये करके पूरी एक पंक्ति थी ना, ये किसकी है? तो ये है हमारे नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन, जो अकाल और उसके बाद की जिसमें घटना दिखाया गया है ना। सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, ये किसी है? तो ये दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। और पंथ की यहाँ है, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर जनमन से। ये जितनी पंक्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी मैं बता दूं रिपीट भी हुई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख के याद करके चलना है, अगर याद नहीं है तो। विधा को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। अब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं। अब हमें बताना है कौन सा कहानी है, कौन सी नाटक है, कौन सा उपन्यास है और कौन सी कविता है, ठीक है। तो पहला गिरमिटिया सबको पता है, गिरिराज किशोर का उपन्यास है। क्या है? पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है ना। अब कविता क्या है इसमें? अबूतर कबूतर क्या है? कविता है। किसका है? उदय प्रकाश का। और वहीं पे हमारी जो कहानी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी इसमें? ये हो जाएगी शहादत नामा, जो किसकी है? जितेंद्र भाटिया की है। और अशोक के फूल सबको पता ही है, क्या है? ये एक निबंध है। ये तो निबंध है। हमारे क्या बचा? देहांतर बचा। और देहांतर के यहाँ क्या बचा? नाटक बस बचा। तो इसको यहाँ से मिला दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित करना है। न्यूनिया कौन से पात्र, कौन से नाटक की या उपन्यास की पात्र? न्यूनिया जो है हमारी कहाँ से आ जाएगी? देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा की है न्यूनिया, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना ये उपन्यास। फिर राय साहब कहाँ से आ जाएंगे? राय साहब आपने पढ़ा होगा गोदान में। प्रशांत कहाँ से आ जाएगा? प्रशांत आएगा यहाँ से मैला आंचल। और रेखा आ जाएगी नदी के द्वीप से। महाभोज के देखो, ये अब पात्र क्या है ना, थोड़ा सा आने लगा है ज्यादा, ठीक है। तो पात्र, और जो गौड़ पात्र होते हैं ना उनको बच्चे ना छोड़ देते हैं, और अब वहीं से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। पिछले बार मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर मुझे जहां तक याद है चंपा या चंदा ऐसा करके एक कैरेक्टर था, जो कि किसमें था? हरिवंश राय बच्चन जी की जो क्या भूलूं क्या याद करूं जीवनी है, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया था चंपा का, ठीक है। और सिर्फ थोड़ा सा ही किया था, और वहां से प्रश्न आया था कि चंपा कौन से, मतलब कि उससे
कौन सी विधा से संबंधित है, कौन सी रचना से संबंधित है, तो वो थी किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। कहाँ से, क्या भूलू क्या याद करो से। और बच्चे वहाँ बहुत कंफ्यूज हो गए थे, क्यों, क्योंकि हम प्रमुख पात्र हमेशा देख के चलते हैं और जो गौण पात्र होते हैं उनको क्या करते हैं, हम हमेशा छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। टीचर्स भी कराते हैं ना, जैसे कि बहुत कराते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देख लो। क्यों, क्योंकि अभी तक वहाँ से पूछा जा रहा था, अभी तक बहुत पूछा गया है कि गोदान से मान लो कि बहुत पूछा गया है कि चंपिया, वो क्या नाम है, धनिया कौन थी, गोबर कौन था, या फिर जो जितने भी कैरेक्टर है, राय साहब हो गए, जितने भी हैं, मालती या जितनी भी हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ये प्रमुख पात्र थे। अब गौड़ पात्र पूछे जाते हैं। जैसे गौड़ पात्र, उसमें क्या हो गई, एक चुहिया भी थी, है ना। तो ये सारे क्या है, गौड़ पात्र थोड़े से जो है वो अब ज्यादा पूछे, वो उस पर भी एनटीए थोड़ा सा ध्यान देता है। तो आपको क्या करना है, गौड़ पात्र को ऐसे एकदम से स्किप नहीं करना है, देख के चलो, थोड़ा सा माइंड में रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। नाटक देखो क्या है, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से, देहांतर। अब चंद्रगुप्त, इनमें से कौन है जो चंद्रगुप्त का पात्र है, क्या हो जाएगा इसमें। सबसे पहले इसमें चंद्रगुप्त में आएगा सिंहरण आएगा, आषाढ़ का एक दिन सबको पता है विलोम है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसमें कौन है, तो ये उकाक है कोई। देहांतर का कौन है, तो ये हो जाएगा पुरु, ठीक है। यहाँ आप चंद्रगुप्त, आषाढ़ के एक दिन, अगर दो भी आपको पता था तो भी आप लगा सकते थे। अब ये क्या है, ये है हमारा थोड़ा सा गद्य वाला हिस्सा, यानी जो कि पैसेज वाला हिस्सा है, जिसको आप पढ़ के देख के, और मैं अभी सॉल्व नहीं करा रही, पर आपको क्या करना है, इसको ना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पैसेज बच्चों के गलत बहुत होते हैं, ठीक है। पैसेज बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, पता नहीं कैसे, क्या, क्यों। उस टाइम दिमाग बच्चों का थोड़ा सा, चीज़ें हम थोड़ा सा ना बहुत ऐसे ले लेते हैं ना कि हाँ ठीक है कर लेंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान देना कभी कि वो चीज़ हम ज़्यादा मतलब कि गलत करने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं, राइट। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा ना ये पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन वहाँ पे सही नहीं होंगे। अगर 10 नंबर फ्री के हैं तो क्या बुराई है अगर आप 10 नंबर 10 के 10 अगर आपको मिले, तो क्यों आपको 5 या 6 ही चाहिए, क्यों आप 5-6 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अगर आपसे पैसेज गलत हो रहे हो तो क्यों हो रहे। आप देखो वहीं पर आपके कुछ बच्चे आपसे 4 से 6 नंबर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके 5 सही हैं, उनके 10 के 10, उनके 5 नंबर आपसे ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा मतलब कि उनके ज़्यादा चांस होंगे लिस्ट में आगे रहने में, अगर उन्होंने बाकी एग्जाम भी। तो इस तरह से देखो, अगर आपके 10 नंबर फ्री के हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस से हो जाता है, अगर आप 2 दिन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो पैसेज की, तो और अगर आपके 10 नंबर बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है ना। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एकदम से हल्के में नहीं लेना है इन्हें, इन क्वेश्चंस को एकदम हल्के में नहीं लेना है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। अभी हम पढ़ते हैं हमारे स्थापना और हमारे असर्शन और रीजन की तरफ, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं और हमें कम टाइम में अभी हमें 5 क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। देखो, आंतरिक संवेद भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है। कविता क्या है, आंतरिक संवेद भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति, क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही यार गलत दिया है। देखो जरा व्याख्या देखो, आंतरिक संवेदों की रसात्मक अभिव्यक्ति कविता है। कविता लोक रंजन एवं लोक मंगल इत्यादि भावनाओं से जुड़ी हुई है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ये लोक रंजन ही बस नहीं, लोक मंगल भी, लोक मंगल इत्यादि से जुड़ी है, ठीक है, इसलिए इसको गलत माना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दंड कोप का ही एक विधान है। दंड क्या है, कोप का ही एक विधान है, क्योंकि दंड से कोप शमन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। दंड कोप यानी क्रोध गुस्सा, कोप यानी कहते हैं, हमारे गांव में कहते हैं यूपी में कोप भवन, यानी जब कोई गुस्सा होता है तो क्या कहते हैं, कोप भवन में गया, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब अगर नाराज होके बैठ जाएं कहीं या कुछ भी, तो क्या कहते हैं, कोप भवन में बैठे हैं। तो कोप क्या होता है, क्रोध होता है, गुस्सा, ठीक है।
तो दंड जो है वो क्या, क्रोध गुस्सा का ही परिणाम होता है। जब व्यक्ति क्रोधित या गुस्से में होता है तो वह स्वयं या अन्य को दंडित करता है, जिससे उसका कोप या गुस्सा शांत होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है, दूसरे का महत्व स्वीकारना। क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। अब ये तो देखो, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा कैसे टिक सकती है, नहीं टिक सकती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही, यार गलत। ओके, सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। तो ये बिल्कुल सही है, कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। करुण प्रसंग अनिवार्य, पर केवल करुण प्रसंग अनिवार्य नहीं है। कविता के लिए प्रेम, संवेदना, करुणा, क्रोध आदि सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। वैसे करुण प्रसंग अनिवार्य है, ये सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कविता में केवल, तो इसने केवल तो लिखा ही नहीं है। रीजन में ये तो नहीं लिखा ना कि कविता में केवल करुण प्रसंग अनिवार्य है, ये तो नहीं लिखा है। उसने लिखा है कि कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। करुण प्रसंग तो अनिवार्य है ही, उसके साथ और चीजें अनिवार्य हैं। केवल, अगर यहाँ सिर्फ केवल शब्द लिखा होता ना, देखो ये चीज याद रखना, जहां पर सिर्फ केवल या ऐसे जो वर्ड्स लिखे हो ना, तो वहां पे क्या होता है ना, ज्यादातर वो वाला जो हमारा रीजन होता है वो गलत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर कविता में केवल करुण प्रसंग अनिवार्य है ये लिखा होता तो ये गलत होता। मेरे हिसाब से ये दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि इसने केवल नहीं लिखा है, इसने सिर्फ ये लिखा है कि कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन कविता के लिए करुणा ही अनिवार्य नहीं है। सिर्फ ये इसने बोला ही नहीं कि केवल करुणा प्रसंग अनिवार्य है। अगर केवल शब्द लगाया होता तो हमारा आंसर ए होता। उसने केवल वर्ड नहीं लगाया है। करुणा के साथ साथ हमें प्रेम, संवेदना, क्रोध सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी एनडीए ने तो ए माना है, आप समझ के चलो। बाकी सेम क्वेश्चन ये वाला है रीजन असर्शन का, ये वाला सेम तो आएगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता ये आएगा, क्योंकि थोड़ा सा जिसमें इस तरह वाद विवाद होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, और होते भी हैं तो सही आंसर के साथ होते हैं। प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित है, तो प्रेमचंद की रचनाएं क्या है, कल्पनाश्रित तो नहीं है। यथार्थता का अभाव ज्यादा है उनमें। कल्पना यानी कि सिर्फ इमेजिनेशन, यथार्थ यानी सच्चाई। ठीक, तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, कबीर क्रांतिकारी कवि हैं, वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए सही है और आर गलत है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्रांतिकारी कवि स्वीकार किया है। अब इससे आपको ये याद हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या माना है, क्रांतिकारी कवि माना है ना। कबीर की कविता का मुख्य स्वर क्या है, अद्भुत है, शांत है, प्रतीक, योजना, रूपक, विधान, यथार्थ, बोधता इत्यादि है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और अब ये होता है हमारा जून 2011 वाला PYQ कंप्लीट। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कब, दिसंबर 2011 की तरफ, जो कि हम करने वाले हैं कल। ठीक है, कल करेंगे इसको। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी चीज़ें हो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, क्लासेस मिलती रहे। बहुत कम टाइम बचा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके NTA ने आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो जारी कर दिया। हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 11 दिसंबर को। कब होने वाला है, 11 दिसंबर को। आप सभी को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ। और मैं इसका जो भी नोटिफिकेशन है, जो मतलब कि NTA ने जारी किया, उसका मैं आपको क्या करूँगी, शॉर्ट्स में या फिर वीडियो बना के वो भी डाल दूँगी। तो आप क्या करेंगे, अपना जो भी सब्जेक्ट, हिंदी वाले ही हैं खासकर यहाँ तो बच्चे, तो वो आप लोग क्या करेंगे, आप अपना देख लेंगे। और कुछ टाइम बाद आपके, कुछ टाइम तो नहीं, एग्जाम से कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले ही NTA क्या करता है, एडमिट कार्ड अपना जारी करता है। तो वहाँ से अपना आप एडमिट कार्ड भी अपना
निकाल लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोबारा बोलूँगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, चीज़ें समझ आई हो, क्लास में याद हुई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना ताकि बाकियों तक भी क्लास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।